नमस्कार सभी को। आज हमारा 17th डे है, 17वां दिन है और आज हम एक पार्ट शुरू कर रहे हैं दैट इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका मौलिक अधिकार है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। और ये जो टॉपिक है आपके लाइफ एज वेल एज आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हमारा प्राइम फोकस जो होगा वो एग्जाम होगा और जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी सारी चीजें जरूरत है मैं वही बताऊंगा। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहली बात ये आप ये ध्यान रखोगे, सुपर इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, तो आर्टिकल जो है 12 से 35 के बीच में है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का फीचर जो हमने बोरो कहाँ से किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पे इसको क्या कहा जाता था, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एक्चुअल में मैग्ना कार्टा जो था 1215 में पहली बार किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया था एंड दैट वाज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स। जो मर्चेंट्स वगैरह थे उनके लिए एक फंडामेंटल राइट्स तैयार किया गया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था वे बैक इन 1215 1215। बहुत पहले की बात है सारी चीज, इस वजह से इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसको? फंडामेंटल राइट्स। इसको बोरो कहाँ से किया हमने? यूएसए से। और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आपका फंडामेंटल राइट्स। कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड में बताओ फंडामेंटल राइट्स का भारत में। तो जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे उसमें कुछ लीडर्स जो थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, उनको लगा कि हमारे पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए जो कि फंडामेंटल हो। तो सबसे पहला डिमांड जो है फंडामेंटल राइट्स का वो आया था 1895 में, 1895 में। 1895 में एक बिल आया था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसके गाइडेंस में? बाल गंगाधर तिलक जी के गाइडेंस में। और उस बिल का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल ऑफ 1895। और इस बिल को स्वराज बिल भी कहा गया था। और इनफैक्ट जो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, उसका स्लोगन भी किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ सेशन 1916 में दिया था इन्होंने। अब इस स्वराज बिल में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में यहाँ पे पहली बार बात किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। यहीं पे पहली बार बात किया जाता है राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट का। तो ये सब कुछ राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स का एक आधार बना के जो यहाँ पे पहली बार इन्होंने डिमांड किया था 1895 में। फिर बाद में साल है आपका 1928, 1928। 1928 में क्या होता है, एक कमेटी का गठन होता है आफ्टर साइमन कमीशन। उस कमेटी का नाम रहता है मोतीलाल नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू कमेटी जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में। और यहां पे इन्होंने फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किया था, मौलिक अधिकार। फिर आता है आपका साल 1931, 1931। 1931 आईएनसी सेशन, कराची सेशन, जो कि अभी पाकिस्तान में है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एसबीपी साहब। यहां पे इस कराची सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशन पास किया जाता है, प्रस्तावना पास किया जाता है। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस कमेटी के रिपोर्ट में पहली बार फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किया गया था? तो 1928 मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट। सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विच सेशन ऑफ आईएनसी पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, एंड दैट सेशन वाज 1931 का सेशन। उसका नाम कराची में वो सेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। तो ये कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड था फंडामेंटल राइट्स का हमारे भारत में। अब संविधान लागू हो चुका है। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं आखिर? इसको इतना इंपॉर्टेंस इस वजह से दिया गया है क्योंकि संविधान ने इसको, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इस वजह से फंडामेंटल है, इस वजह से सुप्रीम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको एक अलग सेपरेटली जो है लिस्ट करता है। कहाँ? संविधान में, अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके प्रोटेक्शन के लिए, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस जो है वो क्रिएट करता है कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। इस वजह से ये फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन खुद एंश्योर करता है कि इसको जो है वायलेट ना किया जाए, इसका उल्लंघन ना किया जाए बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि जो जनता, जो पीपल यहाँ पे रह रही है, उसको सोसाइटी में, कंट्री में अच्छे से रहने के लिए उनके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, एंड दैट विल बी फंडामेंटल राइट्स। और सरकार जो है इसका उल्लंघन ना करे। जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं हमारे, उससे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। कैसे? अगर ऑर्डिनरी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है या फिर उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको लागू करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑर्डिनरी लॉ चाहिए होता है। एक समान कानून बना दिया जाए स्टेट लेजिस्लेचर से या फिर आपके
पार्लियामेंट के थ्रू, तो वो अमल में आ जाएगा, काम करने लगेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के आप किसी भी प्रोविजन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही संशोधन करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट के प्रोविजन जो है आर्टिकल 368 का यूज करके आप उसका प्रोविजन को चेंज करोगे। इस वजह से ये डिफरेंट था ऑर्डिनरी लीगल राइट से हमारा फंडामेंटल राइट। अब जाहिर सी बात है, फंडामेंटल राइट्स ये सब कुछ हमने लिख दिया, कर दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया, लेकिन जो जनता है, हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है, हर किसी को फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता है। इनफैक्ट अगर आप अभी भी देखने जाओ तो 90 to 95% लोग होंगे जिनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा। इन केस अगर किसी को पता है तो उसके लिए क्या है कि आप जाओगे कहाँ अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। जुडिशियरी को पावर दिया गया किस चीज का, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन ऑफ एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि ऊपर जो बैठी है सरकार, वो कि तो कुछ भी कर सकती है, कैसे भी कानून लाके पुलिस से डंडे पड़वा सकती है, कुछ भी कर सकती है सारी चीजें। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये पावर दिया गया है टू प्रोटेक्ट व्हाट, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 और 226। एग्जीक्यूटिव के एक्शन जो सरकार में है, जो सत्ता में है वो, या फिर लेजिस्लेटिव के एक्शन यानी पार्लियामेंट के एक्शंस को भी डिक्लेयर कर दिया जाता है इलीगल बाय जुडिशरी अगर वो वायलेट कर रहा है किस चीज का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स में आप देखोगे तो कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक यानी सिटीजन्स के लिए है, बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि सबके लिए हैं, वेदर सिटीजन्स, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशन और कंपनी, सबके लिए है। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स आपको सारे याद नहीं करने कौन किसके लिए, आप वो सिर्फ याद करो जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। दैट इज आर्टिकल 15 एंड 16 जो कि राइट टू इक्वलिटी के बीच में आता है। ये देखेंगे डिटेल में हम आर्टिकल 15 और 16 में क्या है। आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन राइट जो होते हैं 29-30 में है। 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिक के लिए है। 15, 16, 19 इधर हो गए, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, नॉट सैक्रोसैंक्ट, परमानेंट और एब्सोल्यूट। मतलब पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि आप इसको छीन सकते हो, आप इसको रिपील भी कर सकते हो, बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। तो दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या होगा कि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है इन राइट्स पे लगाया जा सकता है जब जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सही है या गलत है उसको डिसाइड कौन करेगा, जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज कोर्ट। और प्रोटेक्शन राइट्स किस में मिला हुआ, 32 में सुप्रीम कोर्ट को और 226 में हाई कोर्ट को। ये जितने भी राइट्स हैं ऑल ऑफ देम, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो दे आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। However, some of them are also available against the private individuals. देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट 12 में, जिसमें पार्लियामेंट के लॉ, स्टेट के लॉ, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, इन सब के लॉ को। लेकिन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो भी उल्लंघन कर रहा है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, उस केस में भी कोर्ट जो है उनको पनिश कर सकती है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा, वो जस्टिसेबल राइट है। हमने देखा था प्रियम्बल जो था नॉन जस्टिसेबल था। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के किसी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर्सन को पास ये पावर है, किसके पास, पर्सन के पास, ए पर्सन का उल्लंघन हुआ है, वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। फॉर व्हाट, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, या फिर जो भी उनके लॉ का वायलेशन हुआ है। और इस जस्टिसेबल पार्ट में और फंडामेंटल राइट्स इस वजह से सुप्रीम है कि आप डायरेक्टली जो है, ए पर्सन जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, या फिर आप 226 का यूज करके हाई कोर्ट चले जाओ। फंडामेंटल राइट्स के फीचर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें आर्टिकल 358 और 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों आर्टिकल जो है आपको मेंशन है पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 18 में। और पार्ट 18 में जो आर्टिकल कैटर किया जाता है 352 से 360 के बीच में, ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में आपको बता रखा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखें, फिर मजा आएगा आपको। आर्टिकल 358, इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम होगा भारत में, ध्यान से समझिएगा, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 के, उनका क्या होता है हाल, जैसे ही आपने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब इनके सस्पेंशन के लिए कोई ऑर्डर नहीं पास करना होता है, ये ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हुआ, वैसे ही ये जैसे ऑटोमेटिक सस्पेंड हुए थे,
वैसे ही ऑटोमेटिकली रिवाइव भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं होता है, आपने सिर्फ नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। उसके लगाने के बाद आर्टिकल 19 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है बहरहाल, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें 1975-76 का, 1975-1976 वाले टाइम पे जब इमरजेंसी देश में लगा हुआ था, तो क्या था उसमें कि नेशनल इमरजेंसी किसी भी केस में लगा हो, नेशनल इमरजेंसी जो है ऑन ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिवेलियन, मतलब इसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। तो पहले क्या होता था, इंटरनल इमरजेंसी लगा हो या फिर एक्सटर्नल, दोनों को नेशनल में काउंट किया जाता था। ईयर में बात करूं 1975-76, इस केस में आर्टिकल 19 के 6 फंडामेंटल राइट्स जो है ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते थे। बट अब साल है 1978। 1978 में जनता पार्टी की सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी है, जनता पार्टी की सरकार है, और ये लेकर आते हैं एक संशोधन जिसका नाम होता है 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और ये बोलते हैं कि ये जो आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है वो तभी सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो किस पे, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन पे। मतलब कि अगर आर्म्ड रिवेलियन के केस में अगर आपने इमरजेंसी लगाया भारत में, उस केस में आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्म्ड रिवेलियन यानी इंटरनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। अब है आर्टिकल 359, वहां पे देखा हमने ऑटोमेटिक सस्पेंशन। यहाँ पे सिंपल एक चीज, एक वर्ड याद रखोगे आप, इसका एनफोर्समेंट। जैसे हमारे पास पावर होता है कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 और 226 का यूज करेंगे कोर्ट जाने के लिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है अंडर आर्टिकल 359 कि वो जो है इसका एनफोर्समेंट जो है वो फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड कर दे। तो आपका जो रेमाइडल मेजर है, मतलब कि रेमेडी का जो है सॉल्यूशन है आपके फंडामेंटल उल्लंघन का, फॉर द टाइम बिंग जब तक इमरजेंसी है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। पहले क्या था, 1975 और 76 की बात करें तो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड हो जाते थे, उसकी रेमेडी या फिर इन्फोर्समेंट जो है प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देता फॉर द टाइम बिंग। लेकिन फिर आता है आपका कौन सा संशोधन, 44वां संशोधन 44th इन द ईयर 1978। सरकार किसकी है, जनता पार्टी की। इस संशोधन में यह कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है सारे राइट्स जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनका एनफोर्समेंट जो है सस्पेंड कर देगा, ठीक है, बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 20 और 21 जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। हमारे देश में इमरजेंसीज कितनी बार लगी हैं, तो ये दो जो है आपके नेशनल इमरजेंसी यानी वार और एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगा हुआ है। वार और एक्सटर्नल एग्रेशन 1962 में लगा चाइना वॉर, 1962 से 1968 तक चला। फिर 1971 में पाकिस्तान वार, क्योंकि बीच में 1962 के चाइना वार के बाद 1965 में भी एक वार हुआ था पाकिस्तान से, तो हमारा इमरजेंसी जो है उसको कैंसिल नहीं किया गया था, तो वो उसी में निकल पड़ा। मतलब पहले इमरजेंसी में दोनों वार जो है हमारे निकल गए। 1971 में जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे भी इमरजेंसी लगाया गया, 3 दिसंबर से 17 दिसंबर, सबसे छोटा इमरजेंसी ये था, सेकेंड वाला। और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, तो ये 21 महीने के लगा था। ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको आर्म्ड रिविलियन भी कहते हैं। इस केस में, आर्म्ड रिविलियन के केस में जो है आर्टिकल 358 का जो ऑटोमेटिक सस्पेंशन है वो नहीं होगा अभी के टाइम पे, अभी के कॉन्टेक्स्ट में। तब तो हो गया था। एक सबसे कंट्रोवर्शियल राइट जो था फंडामेंटल राइट्स में, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, पहले आर्टिकल 19 में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी 6 हैं। देखेंगे आगे 6 कौन कौन से हैं। उसमें एक प्रोविजन था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, उसमें ये लिखा था एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। सबको अपने प्रॉपर्टी रखने, उसको बेचने, खरीदने का, ये सारी चीज का अधिकार जो है राइट टू प्रॉपर्टी में ही दिया गया था आर्टिकल 19 के अंदर। इसके लिए एक और आर्टिकल था इनफैक्ट राइट टू प्रॉपर्टी का, आर्टिकल 31 से संबंधित। इसमें यह कहा जाता है एंश्योर्स दैट एवरी पर्सन वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन हैज द राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिप्रेवेशन। अगर आप छीन रहे हैं तो उसके पास क्या है, पावर होगा कि वो कोर्ट जाके उस चीज का उल्लंघन हुआ है और वो उसको खारिज करवाए। इट स्टेटेड दैट नो वंस प्रॉपर्टी कैन बी टेकन अवे फ्रॉम देम अनलेस दे हैव लीगल अथॉरिटी टू डू सो। आपके पास अगर लीगल अथॉरिटी नहीं है किसी की संपत्ति लेने का तो आप नहीं ले सकते हो। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 31 में जो है प्रॉपर्टी छीनने का अधिकार के अगेंस्ट कानून है कि प्रॉपर्टी जो है आप किसी का नहीं ले सकते, और 19 में जो था
प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था। बस ये सिंपल समझिए, ये अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसको हटा दिया गया है। शुरुआत में ही क्या होता था कि प्रॉपर्टी का कंट्रोवर्सी जो है कंटिन्यूसली चलते रहता था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी यहाँ होना चाहिए, सॉरी डीपीएसपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। एक तरफ डीपीएसपी में आर्टिकल 39 के सब क्लॉज बी में ये लिखा हुआ है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू सर्व द कॉमन गुड, मतलब सबके लिए होना चाहिए। और एक तरफ आप किसी को अधिकार दे रहे हो, किसी इंडिविजुअल को जितनी प्रॉपर्टी वो रखना चाहे वो रख सकता है, आर्टिकल 19 में। दूसरी तरफ आर्टिकल 39 के सब क्लॉज सी में ये कहा जाता है, द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, और स्टेट इन सब का भी ध्यान रखे कि एक ही पर्सन ए के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति ना हो जाए। और दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों लोग जो है भुखमरी से मर रहे हैं, वो खैर अलग बात है कि अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी शुरुआत से ही था, ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से था। बहुत सारे कानून बनाए सरकार ने, बहुत सारे केसेस भी सुनवाए हुए। तो सिंस 1950 से ही बहुत सारे कानून बनाए गए इसके अगेंस्ट, कि कैसे हमने देखा था लैंड रिफॉर्म, जमींदारी एबोलिश करना, तो ये सब इसी से रिलेटेड था जो हमने देखा था 9th शेड्यूल में। फाइनली 1973 में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसको हम कहते हैं केवीसी केस। केशवानंद भारती जो है मठ के पुजारी थे, उनके पास मैनेजमेंट अथॉरिटी थी कि इस पर्टिकुलर मठ का जो भी संपत्ति आ रहा है जा रहा है, ये सारी चीज़ उनका देख रेख, मतलब उनके प्रॉपर्टी के राइट को छीन लिया गया था। तो केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, आरटीपी जो है, किसका पार्ट नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहीं पे केबीसी केस में ही जन्म हुआ था किसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि इस पे कानून बना के जो है आपकी प्रॉपर्टी को छीना जा सकता है। उसके बाद क्या था, फिर से आ गया आपका 44वां संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जाहिर सी बात है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट था, तो उसमें कंट्रोवर्सी होना जरूरी था कि एक तरफ आप फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम बता रहे हैं, उसको उल्लंघन होने पे आपके पास पावर होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। 44वें संशोधन के तहत 1978 में बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेती है जनता पार्टी की सरकार, और इन्होंने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया, रिमूव ही कर दिया, और उसको एक सिंपल लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया अंडर आर्टिकल 300A, जो कि पार्ट 12 में मेंशन है, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया जाता है 44वें संशोधन के तहत 1978 में, उसको एक सिंपल और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाता है आर्टिकल 300A में, और ये है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 300A जो है अभी क्या कहता है, states that no one's property can be taken away from them unless they have legal authority to do so। अगर आपके पास लीगल अथॉरिटी है, वही सेम वर्ड है बट डिफरेंट है। अब पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब क्या है, लीगल राइट है। तो अभी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने से क्या हो रहा है कि नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट, तो ना ही ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि इस पे कानून नहीं बना सकती कौन, पार्लियामेंट या स्टेट। तो लीगल राइट होने की वजह से राइट टू प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ा, एक तो इसको पार्लियामेंट चाहे जैसे भी चाहे इसको रेगुलेट कर सकती है बाई ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट का पार्ट था, तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता था। अब क्या है, ऑर्डिनरी लॉ से कर लो। अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आपके पास पावर था कि आर्टिकल 32 का यूज करके डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, बट अब क्या है, आप आर्टिकल 32 का यूज नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते। हाँ, 226 का यूज करके आप अभी भी हाई कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट का जो पावर है, जो अंडर आर्टिकल 226, उसमें लीगल राइट के भी जो है उसकी भी सुनवाई की जाती है। आपको ध्यान क्या रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी में 44वां संशोधन ईयर 1978, आर्टिकल 300A और पार्ट 12। तो राइट टू प्रॉपर्टी के हटने के बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं 7 से 6 हो गए। तो अगर आपसे पूछे कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स थे, तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अब कितने हैं, अब सिर्फ 6 हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 को कैटर करता है, जिसमें टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें माइनॉरिटीज को राइट दिया जाएगा 29 और 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 32 में दिया गया है।
तो 6 फंडामेंटल राइट्स अभी जो है एट प्रेजेंट हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जो भी हमने अभी पढ़ा है उस पर कुछ एमसीक्यूज करते हैं, आपके जो डाउट होंगे यहाँ क्लियर हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द पार्लियामेंट। कीवर्ड्स देखिएगा ध्यान से। प्रेसिडेंट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो अमेंडमेंट हमने देखा तो 44वें संशोधन के तहत इसको हटाकर 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को ही खत्म कर दिया गया। तो तीसरा तो खैर गलत है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द पार्लियामेंट। नो, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला भी गलत हो गया। प्रेसिडेंट इज द गार्जियन। नो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो नन हो जाएगा यहाँ पे। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? जुडिशरी है। और आर्टिकल 32 और 226 दोनों याद रखना है। 32 में सुप्रीम कोर्ट गाइड करता है और 226 में हाई कोर्ट जो है गार्जियनशिप प्रोवाइड करता है। द बिल ऑफ राइट्स या फंडामेंटल राइट्स, इसको कहां से हमने लिया है? सिंपल सरल सवाल, यूएसए से बोरो किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। स्टेट तो कभी राइट क्लेम नहीं करेगी सिटीजन से, ये तो गलत है। राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। ये कुछ हद तक सही है कि आपको कुछ प्रिविलेज दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में कि आप ऐसे जाओ वैसे घूमो। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। हाँ, ये राइट जो होता है हमारा क्लेम होता है कि हम क्लेम कर सकते हैं कि हमको ये राइट मिला हुआ है अगर स्टेट देने से मना कर रही है तो। राइट्स आर प्रिविलेज ऑफ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मेनी, ऐसा नहीं है। अगर आप राइट दिए हो तो सबको इक्वल राइट जो है वो दिया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? नॉट पूछा। राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है 23 से 24 के बीच में अभी भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 के बीच में है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले था 19 में और 31 में, इन दोनों को हटा दिया गया है। किसके तहत? 44वें संशोधन के तहत, 44 1978 में। अब ये है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट। लीगल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 300A में पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट्स है, तो ये 44वें संशोधन 1978, ये ध्यान रखिएगा 1978 में। सो फार हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर इन इंडिया? तो 3 बार हमने देखा, 3 बार डिक्लेयर किया गया था। एक तो 1962, 1971 और 1975। ये लॉन्गेस्ट इमरजेंसी चला, ये सबसे शॉर्टेस्ट था जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, और ये आपका इंटरनल इमरजेंसी था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखा हमने, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। इट इज नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। तो दूसरा जो है गलत हो गया। पहले हम अपना स्टेटमेंट ठीक कर लेते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1942 डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स। नो डाउट नेहरू रिपोर्ट ने डिमांड किया था फंडामेंटल राइट्स का, पर नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, ना कि 1942 में। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज पास्ड इन कराची सेशन ऑफ आईएनसी दैट वाज हेल्ड इन 1931, और जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। 1 and 4 ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दिस वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है ज़्यादातर गलत होते हैं, तो ओनली है तो जाहिर सी बात ये गलत हो गया। ऐसा नहीं है सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जुडिशरी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, सुपर इंपॉर्टेंट, और ये सही है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। नहीं, हमने देखा 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है सिर्फ सिटीजन्स के पास है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ऑल, तो 2 ओनली। स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। वेन एवर एन एमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, बी इट एक्सटर्नल और इंटरनल, द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। नो, ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल। तो पहला गलत है। सो फार 4 emergencies हैव बीन डिक्लेयर इन इंडिया। नो, ओनली 3, ये भी गलत है। अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी एक्सेप्ट 20 and 21, नॉट ऑल, ये भी गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट 1, 2 and 3 हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। ओरिजिनली इट वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नाउ अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ये सही है। दूसरा, इट वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा आपसे, करेक्ट है। तो इट वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नो डाउट सही है, बट अंडर आर्टिकल 31 नॉट 30 एज वेल एज 19। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला गलत।
दूसरा गलत और तीसरा गलत। आंसर तो आपका आ गया, बट फिर भी देखते हैं हम। इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, नॉट 1976। इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती केस, केबीसी केस। आज का जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक था उसको हम आज यही एंड करते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये अशोका ट्री का थीम है जिस पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।